नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। राजधानी देहरादून के पवेलियन ग्राउंड पर आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता से राष्ट्रभक्ति के इस पावन पर्व में हर्षोल्लास के साथ शामिल होने की अपील की। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी आज से भारत की आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। उत्तराखंड में इस महोत्सव का आयोजन देहरादून और अल्मोड़ा से किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि बॉडी में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही तीरथ सिंह रावत के पैतृक गांव में लगातार जश्न का माहौल है। इस खबर से उनके बड़े भाई जसवंत सिंह ने बताया कि जैसे ही उनके गांव में उनके मुख्यमंत्री बनने की बात सामने आई, तभी से लेकर अब तक गांव में जश्न मनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी है कि उनका भाई उत्तराखंड के सबसे बड़े पद पर है। उन्होंने बताया कि वे बेहद सरल व्यक्तित्व के इंसान है, जिसका फायदा आने वाले समय में क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश को मिलेगा। हमें बहुत खुशी हुई आज हमारे देवर जी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में आज हमारे बीच में आए। आज पहले सांसद थे, सबको उनके बारे में पहले से जानकारी है। पहले एमएलसी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, अब सांसद से आज मुख्यमंत्री बन चुके हैं। हमें बहुत खुशी हुई। हमें बहुत अच्छी खुशी हो रही कि एक हमारा बेटा वहाँ तक पहुँच गया। गाँव में परे में सब जगह की गाँव वालों में बहुत अच्छी खुशी हो रही कि हमारे गाँव का एक छोटा सा बालक गरीब परिवार का इतनी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया। वहीं उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन के बाद अब कैबिनेट में भी फेरबदल शुरू हो गया है। तीरथ कैबिनेट में मदन कौशिक को एक अहम जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें कि मदन कौशिक को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्ति पत्र भी इसके लिए जारी कर दिया, जिसमें मदन कौशिक को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि त्रिवेंद्र सरकार में मदन कौशिक प्रवक्ता के साथ साथ कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विशाल गर्ग देहरादून से फोन से जुड़ चुके हैं। अब विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष का पद किसको मिलेगा, अब उस पर विराम लग चुका है। मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष का पद दे दिया गया है और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब इन बातों को भी विराम लगेगा कि जो मंत्रियों के नाम यहां पर देखे जा रहे हैं कि कौन कौन से मंत्री फाइनल हो सकते हैं तीरथ सिंह जी की कैबिनेट में। लेकिन उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष का पद काफी महत्वपूर्ण होता है अपने आप में, क्योंकि 10 महीने की जो सरकार का कार्यकाल बचा है उसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी कई बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। क्या कहना चाहेंगे विशाल? बिल्कुल उमंग, क्योंकि जिस तरह से हम नजर टिकाए करके बैठे थे कि तीरथ सिंह रावत की नई कैबिनेट होगी और कहते कुछ खास होने की संभावना है, लेकिन अभी तक वो तो क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जो पहले जो मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं मदन कौशिक, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उनको प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज केंद्रीय नेतृत्व ने सौंप दिया है, जिसके पास अब बंशीधर भगत को फिलहाल के लिए तो खाली कर दिया गया है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि केंद्र जो है इन पर भी बड़ी मेहरबानी कर सकता है और हो सकता है कि कैबिनेट में शायद बंशीधर भगत को जगह मिले, जिसके लिहाज से हम देख रहे थे। और जब हमने बंशीधर भगत से बात की तो वो भी उनका भी बधाई देते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि इनके नेतृत्व में काफी अच्छा काम करेंगे, क्योंकि 2022 के जो चुनाव है उसके लिहाज से दोनों ही चेहरे बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो चाहे वो फिर प्रदेश अध्यक्ष का हो।
तो इसको इस लिहाज से हम देखें तो कहीं ना कहीं बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा दोनों का तालमेल बिठाना आपस में, क्योंकि संगठन और सरकार का अगर तालमेल बैठेगा तो तभी ये 2022 का जो इलेक्शन है उसको फतेह करने में हासिल कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मदन कौशिक को ये जिम्मेदारी मिल गई है, तो मदन कौशिक अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निर्वहन करते हैं ये तो उन्हीं पे डिपेंड करता है। लेकिन शाम जिस तरह से अभी सूचना आ रही है कि शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह भी होना है सभी कैबिनेट का, तो इसमें भी सभी के नामों के आने की पूरी पूरी संभावना जल्दी से जल्दी बनी हुई है। उमंग, उम्मीद जनता की सरकार से है उसे भी पूरा करने की। तो इन मुश्किलों में क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से मदन कौशिक मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का साथ दे पाएंगे? उमंग, देखिए जिस तरह से लग रहा था कि अभी तक, क्योंकि अभी तक प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन अचानक से प्रदेश अध्यक्ष का जो चेहरा है उसको भी बदल दिया जाता है। उससे पहले हमने देखा कि मुख्यमंत्री के चेहरे को बदल दिया जाता है। लेकिन ये बड़ा तालमेल बिठाने का जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गढ़वाल और कुमाऊं पूरे समीकरण से जीते जाते हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी के पास 57 सीटें थी, लेकिन टारगेट तो 60 का रख दिया। लेकिन जिस तरह से समन्वय की बात करें तो समन्वय बिठाना बहुत बड़ा जरूरी होगा। शायद क्योंकि जिस तरह से अभी हरिद्वार में कुंभ था, तो उसके लिहाज से मदन कौशिक को जिम्मेदारी देनी बहुत जरूरी थी। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का चार्ज है ना, तो कहीं ना कहीं जो कुमाऊं के लोग होंगे उनमें थोड़ा सा जो स्थिति है वो साफ नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुमाऊं के जैसे कि अगर हमारे पास मुख्यमंत्री गढ़वाल का होता है तो कुमाऊं का कम से कम अध्यक्ष होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से हम कह रहे थे कि तीरथ सिंह रावत की जो कैबिनेट होगी उसमें कुमाऊं का और गढ़वाल का बैलेंस देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से अब आज इनको प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को बना दिया जाता है, तो उसके लिहाज से थोड़ा सा कठिन जरूर होगा। लेकिन जिस तरह से 10 महीने हैं, अभी 10 महीनों में किस तरह से अपनी छाप छोड़ेंगे और पार्टी के हित के लिए किस तरह से काम करेंगे, आपस में दोनों कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, वो जरूरी होगा। क्योंकि अब प्रदेश के नेतृत्व में देखें तो प्रदेश अध्यक्ष को भी अपनी टीम बनानी है, और अगर हम मुख्यमंत्री के रूप में देखें तो मुख्यमंत्री को भी अपनी टीम बनानी है। दोनों को ही अपनी टीमें बनानी है और नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2022 में 60 का अगर टारगेट रखा है तो 60 के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोनों का तालमेल बहुत सही बैठे, और जो समीकरण ये बनाए पार्टी के लिहाज से, चाहे उसमें लोग हों, उनके कार्यकर्ता हों, चाहे उनके विधायक हों, तो सभी को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। और इसी के साथ, इसी की बदौलत पर वो 2022 को फतेह करने में भी जो है कामयाब हो अपना पाएंगे। योगदान देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल विशाल, आपने सही कहा। खैर अब ये देखने वाली बात है कि आने वाले कुछ समय में किस तरीके से मदन कौशिक जी और तीरथ सिंह जी अपनी इस सरकार को चलाते हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए फिर से एक चुनावी मैदान तय करते हैं। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी के बाद तीरथ सिंह रावत मंत्रिमंडल के गठन की कवायद में जुट गए हैं। तो वहीं तीरथ कैबिनेट में मदन कौशिक को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिस पर पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर रावत ने मदन कौशिक को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। तो वहीं बंशीधर भगत ने कहा कि सरकार में रहने के उन्हें निर्देश दिए गए हैं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो बखूबी निभाएंगे। आपको बता दें कि आज तीरथ मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और ऐसे में 11 मंत्रियों में शामिल बंशीधर भगत का भी नाम शामिल हो सकता है। कोई चेहरों का उल्लेख अभी हमारे तक आया नहीं है। अब ये जरूर है कि मुझसे ये कहा गया है कि सरकार में तुमको रहना है तो पार्टी जैसा निर्देश करेगी उस प्रकार से हमको करना है, तो सरकार में रखेंगे, सरकार में, पार्टी में रखेंगे, पार्टी में। जहाँ भी हम तो पुर्जे हैं, जहाँ करो वहाँ पिट कर लो। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। प्रीतम का कहना है कि भाजपा के राज में हर वर्ग परेशान है, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही। और इतना ही नहीं, चेहरा बदलने से भाजपा के पाप नहीं धुलने वाले। नेतृत्व परिवर्तन कर भाजपा ने कांग्रेस की बात को तो सही साबित किया। किसान, युवा, अर्थव्यवस्था समेत तमाम मुद्दे यथावत है। चेहरा बदलने से जनता के सवाल नहीं बदलने वाले।
जिम्मेदारी दी है और आज शाम को तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। इन तमाम बातों को देखते हुए और खास तौर से मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं जिनकी वजह से जनता परेशान है, सरकार का मुंह जनता ताक रही है, वो मुद्दे तो यथावत है, सिर्फ चेहरा बदलने से क्या होगा। और जाहिर सी बात है, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जो मुद्दे हैं युवाओं के, महिलाओं के, अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाएं, उनसे चेहरा बदलने से क्या सरकार निपट पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के पद पर तीरथ सिंह रावत की तासपोशी होते ही बीजेपी सरकार और संगठन कैबिनेट गठन की तैयारियों में जुट गया है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक त्रिवेंद्र सरकार के सभी मंत्री तीरथ सरकार में भी शामिल रहेंगे और सभी पूर्व मंत्री भी आज शाम को शपथ लेंगे। हालांकि बिशन सिंह चुफाल, यशपाल आर्य, बंशीधर भगत और यतीश्वर आनंद कैबिनेट में नए चेहरे हो सकते हैं। तो वहीं मदन कौशिक को भी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मदन कौशिक की नियुक्ति की है। तो वहीं आज शाम को 5 बजे तीरथ सरकार के मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा। राजभवन की तरफ से ही मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दी गई है। कि पूरे के पूरे 11 मंत्री आज शपथ लेंगे। 4 बजे का समय निश्चित हुआ है। कौन शपथ लेगा ये अभी चर्चा चल रही है दिल्ली के अंदर। वो जो सूची आएगी उसको हम शपथ दिला के जाएंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी देहरादून से ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, आज नए मुख्यमंत्री की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। 11 प्रमुख नाम ऐसे आ रहे हैं जिनको इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और ऐसे में आज प्रदेश का अध्यक्ष बदलना भी काफी रोचक एक घटनाक्रम उत्तराखंड में घटित हुआ है। तो जानना चाहेंगे भूपेंद्र जी आपसे कि जिस प्रकार से जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, बंशीधर भगत को वहां से विदाई दी गई और अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये तस्वीर साफ हो रही है कि त्रिवेंद्र सरकार के मंत्रियों को नहीं हटाया जाएगा, वो यथावत रहेंगे और अब कुछ और नए मंत्रियों का नाम यहां पर सामने आ रहा है जिसमें यशपाल आर्य, खुद बंशीधर भगत भी प्रमुख तौर से इनका नाम लिया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए उमंग, सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जैसे ही जो है 9 तारीख को इस्तीफा होता है, 10 तारीख को जो है तीरथ सिंह रावत जो है शपथ लेते हैं, उसके बाद से पूरे मंत्रियों में तमाम कयास चलने लगे, अटकलेबाजी लगने लगी कि जो नया मंत्रिमंडल होगा वो नया मंत्रिमंडल में क्या जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत के समस्त जो है पुरानी टीम रहेगी या जो 3 पद कैबिनेट पद के खाली थे उनमें किसका लॉटरी लग सकती है। तो आज के जो बड़े घटनाक्रम को अगर हम देखें तो आज सबसे बड़ा जो घटनाक्रम है कि 24 घंटे के अंदर ही अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत उनको हटा दिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही उनको पद से उनको हटा करते हुए जो मदन कौशिक थे, शासकीय मंत्री यहाँ पे प्रवक्ता थे सरकार में और जो है शहरी विकास मंत्री थे, उनको ये जिम्मेदारी, ये उनको दायित्व दिया गया है। तो इस दायित्व के बाद से सबसे बड़ा अभी तक का जो ऑफिशियल बयान आया है, ऑफिशियल आदेश आया, वो अभी तक का सिर्फ और सिर्फ मदन कौशिक के लिए आया और बंशीधर भगत के लिए आया है। इसके अलावा जो 11 मंत्री हैं उनको लेकर के जो है हालांकि सूची लगभग जो हमारे सूत्र बता रहे पुष्ट सूत्रों के द्वारा है कि 11 जो है मंत्रियों की नाम की सूची फाइनल कर दी गई है, जिसमें से 95% जो है त्रिवेंद्र रावत सरकार के जो मंत्री थे उनको ही रिपीट किया जा रहा है। बाकी जो 3 पद कैबिनेट के खाली हुए थे और जो बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष के पद खाली हुए थे उसकी जगह पे जो है कौन 4 आदमी होंगे। तो 4 में से जो नाम आया है उसमें बंशीधर भगत जो खुद प्रदेश अध्यक्ष से कल तक का, अभी 2 घंटे पहले तक का, उनका नाम आ गया है कि बंशीधर भगत जी भी कैबिनेट पद की शपथ लेंगे। उसके अलावा जो है बिशन सिंह चुफाल जो है पिथौरागढ़ सीमांत जनपद है कुमाऊं मंडल का, वहां से आते हैं, उनको भी जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इसके साथ ही साथ ये स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार से हैं, उनको मंत्री पद में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा जो है महेंद्र भट्ट जो गंगोत्री के विधायक हैं। तो ये 4 नाम अभी लगभग फाइनल हुए हैं कि ये 4 जो पद खाली चल रहे थे 11 में से, उनको इस तरीके से फिलअप कर दिया जाए। सबसे जो खास और अहम बात उमंग यहाँ पे ये है कि क्षेत्रीय संतुलन को पूरी तरीके से साधने का प्रयास किया गया है। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये जो है पूरा निर्णय लिया गया है। और अब देखिए कुछ सीनियर मिनिस्टर है, जैसे अब जो इस समय जो लगातार जो इस समय अब अफवाहें चल रही हैं
हैं, पूरे प्रदेश में तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि क्या वाकई में त्रिवेंद्र के बाद तीरथ कोई नया कमाल दिखा पाएंगे या किसी प्रकार के, क्योंकि उनके पास केवल 10 और 10 महीने का समय बचता है। इस समय उनके पास 1 दर्जन से ज़्यादा की अधिक बड़ी चुनौतियाँ सामने हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार में जो है को बहुत ही सुचारू गति से चलाने के लिए, जनता का विश्वास जीतने के लिए केंद्र का जो है किस तरीके से अपनी केंद्र में छवि को और मजबूत करना है, तो ये तमाम बड़े कारण हैं कि जो बिंदु हैं जिसको लेकर के जो है तीरथ सिंह रावत के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल 5 बजे शपथ ले लेगा तीरथ सिंह रावत का। और दूसरा सबसे जो खास और अहम बात है कि उसमें ये देखना होगा कि जो कई मंत्री ऐसे हैं जो कैबिनेट सरकार में पहले रह चुके हैं, उनके पास अनुभव है, लेकिन उनको जो अधिकारियों की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा था, उनको जो अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने का भाव नहीं आ पा रहा था, वो तीरथ सिंह रावत की जो नई मंत्रिमंडल होगा, जो उसके मंत्री हैं, वो किस तरीके से उनको बैलेंस कर पाते हैं, वो कैसे साथ पाते हैं। और इसके सबसे खास बात यह है कि वो अभी जनता को, इन नई मंत्रियों को और सरकार को ये बताना होगा कि उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया। और उसके साथ साथ विरोधियों को भी बताना होगा, कांग्रेस पार्टी है, आप पार्टी है, और जो है तमाम प्रदेश की जो जनता है सीधा सवाल करेगी। तो अभी भी हमारी कई मंत्रियों से बात हुई है, कई पार्टी के पदाधिकारियों से बात हुई है, तो उसको लेकर के भी पार्टी के तमाम नेता, तमाम मंत्री उहापोह की स्थिति में है कि अभी हमें जनता के सामने जाना है, मीडिया को फेस करना है, तो उनको हम किस तरीके से जवाब देंगे। कर रहा हूं, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, फिर भी सूत्रों के हवाले से मंत्रियों की लिस्ट यहां पर आई है। हालांकि कौन इसमें से हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, ये तो खैर आने वाला समय बताएगा और कुछ ही मिनटों में या फिर कुछ ही घंटों में ये चीज भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ संभावित मंत्रियों के नाम यहां पर निकल के आए। जिस प्रकार से आपने भी कहा कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी देखना है, तो नरेंद्र नगर से विधायक सुबोध उनियाल का नाम सामने आ रहा है, बाजपुर से विधायक यशपाल आर्य का नाम सामने आ रहा है, चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज का नाम सामने आ रहा है, बद्रीनाथ से विधायक महेंद्र भट्ट, खटीमा से विधायक पुष्कर सिंह धामी, यमकेश्वर से विधायक रितु खंडूरी, कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक यतीश्वर आनंद, डीडीहाट से विधायक विशन सिंह चौफाल, कोटद्वार से विधायक हरक सिंह रावत, श्रीनगर से विधायक धन सिंह रावत को मंत्री पद दिए जाने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी? देखिए, न्यूज़ इंडिया लगातार सुबह से जो है सबसे पहले ये जानकारी देता रहा है और चप्पे चप्पे पे जो न्यूज़ इंडिया की टीम थी, वो चाहे मुख्यमंत्री आवास के बाहर हो या संघ के कार्यालय के बाहर हो या अभी तक का जो सचिवालय के बाहर से, न्यूज़ इंडिया लगातार सुबह से अपने दर्शकों को ये जानकारी देता रहा कि किस तरीके से। सबसे पहले न्यूज़ इंडिया ने ही बताया कि जो है बंशीधर भगत जो है कैबिनेट पद पर मंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद जो है मदन कौशिक अगले जो है प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो ये सबसे पहले न्यूज़ इंडिया बताया। और जो अभी लिस्ट हमने अभी बताई है संभावित, ये लगभग 99.9% लगभग ओके मानी जा रही है। और इसी के बाद ही जो है ये 11 के 11 मंत्री ही आज जो है शपथ लेंगे। और अभी हम आपको बताएं कि जैसे ये लिस्ट जो आती है, इसके बाद से जो यमुना कॉलोनी है देहरादून में, वहाँ पे तमाम मंत्रियों का आवास है, वहाँ पे जो है हमारी टीम सुबह से लगी हुई थी, वहाँ का जायजा लेती रही है। और अब हम अपने दर्शकों को लगातार बताते रहे थे कि देखिए जिस तरीके से बंशीधर भगत का आवास हो या यशपाल आर्या का आवास हो या सुबोध उनियाल का हो, रेखा आर्या का हो, तो वहाँ पे किस तरीके की चहलकदमी है, वहाँ पे किस तरीके का उत्साह है, वहाँ के कार्यकर्ताओं में किस तरीके की बातें हो रही है, उसका जायजा खुद न्यूज़ इंडिया टीम की जो संवाददाता हैं प्रियंका जगूड़ी, उन्होंने लिया। हम उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं। प्रियंका, आज आप सुबह यमुना कॉलोनी गई, वहाँ पे जो सेकंड लिस्ट फाइनल हो जाती है न्यूज़ इंडिया बताता है, आपने किस तरीके का माहौल वहाँ देखा? बिल्कुल सर, सुबह से ही यमुना कॉलोनी में एक हलचल है। यहाँ पर विधायकों में जो नए चेहरे की बात करें, उनमें ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से वो त्रिवेंद्र सरकार से उनकी नाराज़गी थी, तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वो अब जो तीरथ सिंह रावत जी है उनकी कैबिनेट में अपना नाम चाहते हैं। और इस तरीके से वो लगातार यमुना कॉलोनी में भीड़ भी है विधायकों की, और एक दूसरे का हलचल सी उनमें दिख रही है। सुबह जिस तरीके से सीएम तीरथ सिंह रावत जिस तरीके से यहाँ पर संघ के पास गए, संघ का आशीर्वाद लिया, उसके बाद वो और जो उनके कार्यक्रम थे उस पर जुटे हुए हैं। तो कहीं ना वो आज जिस तरीके से शाम 5 बजे मंत्रिमंडल की शपथ समारोह होगा, उस से पहले जिस तरीके से सीएम तीरथ सिंह रावत खुद मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं कर रहा है, और जिस तरीके से पुराने जो त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री रहे उन्हें भी जिस तरीके से जगह मिलेगी और जो नए चेहरे भी शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं पूरा देखा जाए तो माहौल बहुत उत्साह भी है और हलचल भी है यहाँ पर विधायकों के बीच में।
तो देखिए उमंग लगातार जैसे प्रियंका बता रही थी कि जो है अभी माहौल है यमुना कॉलोनी में, जो तमाम मंत्री हैं, तमाम निवर्तमान मंत्री हैं, वो एक दूसरे को दबी जुबान में बधाइयां दे रहे हैं। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, जहां पर आज काफी हलचल सुबह से ही देखी जा रही है। पहले तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चेंज किए जाते हैं और अब 11 संभावित नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी उन नामों पर पुष्टि होना बाकी है, लेकिन फिर भी जो 11 संभावित नाम है उस बारे में चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ में ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता लगातार बने हुए। भूपेंद्र जी, आना चाहेंगे आपके पास। गोपन विभाग हालांकि शपथ ग्रहण तैयारियों में लग चुका है, लेकिन जो 11 संभावित नाम अभी हमने बताए, अभी कुछ देर में हम अपनी टीवी स्क्रीन पर भी हमारे दर्शकों को भी बताएंगे। तो इन मंत्रियों को चुनने के पीछे की क्या कुछ खास वजह रही? क्योंकि जिस प्रकार से सुबह भी हमने चर्चा करी थी कि करीब 40 से 44 विभाग पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद लेकर बैठे होते और शायद यही एक बड़ी वजह भी बनी कई बीजेपी के उत्तराखंड के कई कार्यकर्ताओं की, विधायकों की नाराजगी की। तो क्या अब उन सभी विभागों का बंटवारा हो रहा है? और जैसे कि आपने बताया था कि जातीय और क्षेत्रीय आधार पर भी इन संभावित मंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, कितना सच है इन बातों में भूपेंद्र जी? देखिए उमंग, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसमें जो तीरथ सिंह रावत को किस तरीके से 10 महीने के अंदर जो है तमाम मोर्चों पे एक साथ काम करना है, उसमें जो है कहीं ना कहीं उनको अनुभवी लोगों का साथ चाहिए, युवा जोश चाहिए। इसके साथ साथ सेंट्रल में किस तरीके से जो है अपनी एक तालमेल, जो प्रदेश और सेंट्रल के बीच का तालमेल होता है, उसको बेहतर करने के लिए अनुभवी आदमियों की ज़रूरत है। तो ऐसी स्थिति में तो देखिए बंशीधर भगत 7 बार के विधायक है, 3 बार के मंत्री पद ले चुके हैं, तो जानते हैं कि किस तरीके से कार्य प्रणाली क्या है, उनकी सिस्टम किस तरीके से वर्किंग करता है, किस तरीके से जो है फाइलें सचिवालय के अंदर मूव होती है, कार्यकर्ताओं को किस चीज़ से वजह से संतुष्ट किया जा सकता है, वो जैसे हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे कई नए चेहरे, आप पुष्कर सिंह धामी हैं, पहली बार मंत्री बनेंगे, तो उनमें भी ये मालूम है कि जो है पुष्कर सिंह धामी जो युवा जोश है, वो किस तरीके से अधिक कार्यकर्ताओं से, अपने साथ के लोगों से, अपनी क्षेत्र की जनता से आपस में जो है तालमेल बैठा सकते हैं और तमाम एक साथ मोर्चों पे जूझना है। तो अगर हम बात करें तो जो 11 मंत्री हैं, इन 11 मंत्रियों में से अगर हम देखें तो केवल 1 या 2 मंत्री हैं जो इसमें, आपका महेंद्र भट्ट हो गए, स्वामी ज्योतिषरानंद हो गए, पुष्कर सिंह धामी हो गए, ये 3-4 नाम ऐसे हैं जो पहली बार जो है मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। उसके अलावा जितने जो चेहरे हैं वो कई लंबे समय से उनके पास प्रशासनिक अनुभव है, मंत्री चलाने का एक लंबा जो है उनके पास सिस्टम, उन्हें मालूम है कि कैसे क्या उसकी विशेषताएं होती है, उसके क्या खामियाज होते हैं और उसके क्या नुकसान हो सकते हैं। तो उनको आज की डेट में जो वर्तमान सरकार को किस तरीके से जनता के बीच में फ़ायदा पहुंचाना है, अधिक से अधिक लाभ देना है, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना है, प्रदेश के युवाओं को जवाब देना है, तो ये तमाम चीज़ों पे एक साथ जब काम करना होता है तो वहाँ पे एक टीम काम करती है। और सबसे जो खास बात है कि वो अधिकारियों पे जो कहते थे कि तानाशाह एक रवैया हो गया है अधिकारियों का, उस तानाशाह रवैये को किस तरीके से अधिकारियों को जो है का कंट्रोल में लाया जाए, कैसे उन पर लगाम लगाई जाए। तो इन तमाम चीज़ों को जो कौन जानता है, जो पहले से इस तरीके के कामों को कर चुका। तो यशपाल आर्या है, यशपाल आर्या के पास कम से कम 45 साल से सक्रिय राजनीति में है, उनको मालूम है कि किस तरीके से अधिकारियों का काम लिया जाता है। विधायक हैं, उन्हें मालूम है कि किस तरीके से संतुष्ट किया जाता है। पुष्कर सिंह धामी युवा चेहरा आते हैं, रेखा आर्या हैं, उनको मालूम है कि अपने विभागों में सचिवों से लेकर के जो है नीचे के डीएम स्तर से लेकर के तहसीलदार स्तर तक के लोगों से किस तरीके, किस भाषा में और किस शैली में बात करनी है, तो वो इस तरीके के लोगों को जानते हैं। और इसीलिए ये जो पूरा कैबिनेट में ये इस तरीके के मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है कि कम से कम जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के पास भले ही प्रशासनिक अनुभव कम हो, लेकिन जो है उनके साथ उनका मंत्रिमंडल इतना हैवी वेट कर दिया जाए, इतना युवा चेहरे भर दिए जाएँ कि कम से कम अधिकारियों पर जो लगाम है वो लगाई जा सके, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जो है संतुष्ट किया करना है, उन्हें वो समझाया जा सके। तो ऐसे लोगों का साथ और ऐसे लोगों के जो है उनका अनुभव का फायदा उठाते हुए यहाँ पे इस तरीके का मंत्रिमंडल का जो स्वरूप हम देख रहे हैं वो जिद्दी है। बिल्कुल भूपेंद्र जी, और जाहिर सी बात है अभी कई मंत्रियों की आपने बात भी करी, जो माफ कीजिएगा कई विधायकों की आपने बात करी जिन्हें संभावित इस नए मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सतपाल महाराज की अगर हम बात करें तो अभी त्रिवेंद्र सरकार में भी उनके पास एक महत्वपूर्ण विभाग था, क्या उनका वही विभाग रहेगा या उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? क्योंकि सतपाल महाराज की बात करनी यहां पर इसलिए भी जरूरी हो जाती, कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में आए थे, हालांकि उसको भी एक लंबा अरसा हो चला है, लेकिन फिर भी सतपाल महाराज ने भी अपनी भूमिका बहुत अच्छी तरीके से उसका निर्वहन किया है, तभी कैबिनेट में उनको जगह भी दी गई और लगातार कई अच्छे कार्य भी उनके द्वारा किए गए हैं सरकार में, और अब उन्हें उनका नाम वापस से संभावित टीम 11 में आ रहा है। तो क्या उनके पास में वही उनका पुराना विभाग रहेगा या उन्हें कोई नई जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है?
देखिए उमंग, सतपाल महाराज एक ऐसा नाम है, जब से सरकार बनी है तब से पहले चर्चा हो रही थी कि सतपाल महाराज ही मंत्री पद जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तमाम तरीके की लॉबिंग और तमाम तरीके के जो एंगल होते हैं उनको लेकर के तमाम चर्चाएं पूरे प्रदेश में तैरती रही थी, लेकिन एकदम से त्रिवेंद्र सिंह रावत आ जाते हैं और पिछले 4 सालों में जिस तरीके से पर्यटन विभाग को संभाल रहे थे और तमाम चीज़ें देख रहे थे, उन्होंने अपने स्तर से बहुत अच्छे प्रयास किए। लेकिन उनसे जब भी बात हुई या उनके अधिकारियों से बात हुई या उनके आसपास के समर्थकों से बात हुई तो एक पीड़ा, एक दर्द उनके यहाँ तुरंत समझ में आता था। और अभी अपने दर्शकों को हम यहाँ जानकारी देते हैं, जो हालांकि हम लोग पहले भी कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि सतपाल महाराज को जो करीबियों का ये कहना है कि सतपाल महाराज ने थोड़े ही समय पहले ज्योतिष का सहारा लेते हुए अपने नाम की स्पेलिंग में परिवर्तन कराया कि कहीं हो सके कि कुछ चीज़ें जो है उनके पक्ष में आ जाएं, जो चीज़ें वो चाह रहे थे या उनको मनवांछित फल मिल सके। तो ऐसी चीज़ें जो है अभी हम लोगों के सामने आई और इस पर हम लोग लगातार जो है चर्चा भी की है। तो सतपाल महाराज का नाम टीम 11 में आ रहा है। अभी बल्कि ये भी बात कही जा रही थी कि जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली तो उनका ये भी कहना था कि वो हो सकता है कि तीरथ सिंह रावत के चुनाव लड़ने के लिए खुद सतपाल महाराज सीट खाली कर दें और वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ के जो है सीधे सेंट्रल की राजनीति में अपना काम सहयोग दें। लेकिन वहाँ पर उन्होंने खुद इस बात का खंडन किया कि नहीं, मैं चौटा खाल से विधायक हूँ और जो है मैं अभी तक मेरी मंशा प्रदेश की सेवा, जनता की सेवा करने में है। तो उनकी तरफ से अभी जो है इस तरीके की जो तमाम वो थे प्रयास लगाए जा रहे थे, पर हम लोग जो चर्चाएं चली तो उन पर खुद उन्होंने विराम लगा दिया। और विराम लगाने के बाद यहाँ पे जो इस समय स्थिति है उनका यह है कि टीम 11 में शामिल होंगे और जिस तरीके से पिछले 4 साल वो जनता की सेवा करते आए हैं, मंत्रालय संभालते हैं, उसी तरीके से अभी अगले जो है 1 साल तक उनकी सेवाएं वो अपनी देती रहेंगे। उमंग, भूपेंद्र जी, और जाहिर सी बात है जिस प्रकार से तमाम इन 11 संभावित नामों का हम जिक्र कर रहे हैं और सुबह से ही कयास भी लगाए जा रहे हैं कि कौन वो 11 नाम हो सकते हैं। खैर, अगर हम बात करें, अगर ये 11 नाम जो अभी हम हमारे दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उसके बारे में चर्चा भी करने, माफ़ कीजिएगा, अगर ये शामिल हो जाते हैं, उसके बाद भी ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि उसके बाद भी कुछ नेता दिल्ली का रुख कर सकते हैं और वो हवाला देंगे आने वाले चुनावों का। दरअसल चुनाव से भी इस चीज़ को जोड़कर इसलिए देखा जाना ज़रूरी है क्योंकि अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में, क्योंकि 10 ही महीने बचे हैं, 10 महीने के बाद में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में सक्रिय होने का यही समय और शायद इसीलिए कई और मंत्री पद चाहते होंगे। क्या लगता है आपको? देखिए उमंग, बिल्कुल सही बात है कि जो मैं बताऊं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो 57 विधायकों की है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि आज की डेट में अगर उन्होंने विपक्ष को ख़त्म कर दिया तो पार्टी के अंदर ही विपक्ष पैदा हो गया। क्योंकि देखिए, पद मंत्री के बहुत लिमिटेड होते हैं, दायित्व बहुत लिमिटेड बटने हैं, लेकिन अपेक्षाएं कार्यकर्ताओं की इतनी ज़्यादा हो गई हैं, संगठन के पदाधिकारियों की इतनी ज़्यादा हो गई है कि उन्हें सबको कुछ ना कुछ मनवांछित फल चाहिए और वो जो है सरकार की तरफ से तकनीकी कारणों के चलते या संसदीय परंपराओं के चलते वो चीज़ें संभव नहीं हो सकती हैं। तो ये चीज़ें हमको भी समझनी होगी और उन जो है तमाम कार्यकर्ताओं को भी इस बात का अंदाज़ा लग गया है अभी तक का कि सरकार के पास केवल 11 मंत्री पद देने हैं, तो अब उसमें 57 विधायक है तो 57 में से जाहिर सी बात है वरिष्ठों का ध्यान रखा जाएगा, शारीरिक रूप से जो फिट है, जिनके पास प्रशासनिक अनुभव है, जिनके पास प्रशासनिक क्षमता है, काम करवाने का तरीका या सलीका वो जानते हैं, तो उन्हीं को ही मंत्री पद बनाया जा सकता है, मंत्री पद से नवाजा जा सकता है। उसके अलावा जो बचे हुए लोग हैं उनको किसी न किसी आयोग में या किसी न किसी दायित्व से नवाजा जा सकता है, उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है या उनको संगठन में किसी प्रकार शामिल कर करके उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 महीने का समय बचता है और पिछले 4 साल का जो कार्यकाल कार्यकर्ताओं के लिए रहा है या मंत्रियों के लिए रहा है या विधायकों के लिए रहा है, बड़ा ही असंतोष भरा रहा है। उनकी कोई भी बात या उनकी किसी भी डिमांड को पूरा नहीं किया गया, जिसकी वजह से ये सब जो है तमाम चीज़ें एक असंतोष पैदा हुआ और उस असंतोष को थामने की सबसे बड़ी चुनौती जो है वर्तमान में तीरथ सिंह रावत के सामने है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों के बीच में पेट में दर्द भी होगा, कुछ लोगों को अजीब सी दिक्कतें भी होंगी और वो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो है पार्टी फोरम में जाएंगे। अभी इसको लेकर के हमने हालांकि पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत है उनसे भी चर्चा करी थी, लेकिन उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि भाई हमारे पास चीज़ें लिमिटेड हैं और हम उसी को बांट सकते हैं कुछ, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि सभी के उनको संतुष्ट करने का काम करें। हो सकता है कुछ लोगों को जो है चुनाव के लिए तैयार किया जाए, हो सकता है कुछ लोगों को टिकट का आश्वासन दिया जाए, हो सकता है किसी को सेंट्रल लेवल पे जो है छोटे मोटे जो तमाम आयोग है उनमें समायोजित किया जाए और बाकी के कार्यकर्ताओं को या जो विधायक हैं उनको किसी आयोग में, किसी जो है मोर्चे में या किसी संगठन की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी या कोई किसी प्रकार का उनको नई चीज़ दी जाए, कुछ नए आयोग का गठन कर दिया जाए। तो इस तरीके से संतोष लाने का काम जो है तीरथ सिंह रावत करेंगे।
देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो मैंने कहा ना, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ी ताकत 57 विधायकों की है, तो उतनी ही बड़ी ये कमजोरी है, ये उतनी ही बड़ी उनके लिए एक तरीके से घातक है। तो वो कुछ ना कुछ लोगों के असंतोष अभी पैदा होगा, वो अपनी शिकायत रखेंगे, तो वो निश्चित तौर पे पार्टी को इस बात का अंदाजा है कि जो लोग नाराज होंगे उनको किस तरीके से संतुष्ट करना है या उनको किस तरीके से आश्वासन देना है। तो ये आने वाले अभी 1-2 घंटे के बीच में ये एकदम स्थिति क्लियर हो जाएगी। जैसे जो है 11 लोग मंत्री पद के शपथ लेते हैं और उसके बाद जो नाराजगी होगी, तो लेकिन लगता है जिस तरीके से जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला गया, तो कहीं से कहीं तक कोई असंतोष नहीं दिखाई दिया, कहीं से कहीं तक का किसी प्रकार का कोई जो है हो हल्ला नहीं मचा, किसी प्रकार की कहीं से कोई बगावत के स्वर नहीं उठे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन और ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से संगठन का मजबूती कहेंगे कि कितनी अच्छी तरीके से था कि वो बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से चीज़ें उन्होंने निपटा ली। तो अब ये जो होगा आने वाले टाइम पे जो असंतोष होगा, उनको पार्टी कहीं ना कहीं संतुष्ट करने का काम भी करेगी। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर जैसा कि हम शुरुआत से ही हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, मंत्रिमंडल का जो भी गठन होने वाला है अब से कुछ घंटों के बाद में, उसमें तमाम क्षेत्रीय और जातीय समीकरण यहाँ पर भी देखे जाएंगे। और कहा भी जा रहा है कि 4 ठाकुर 4 ब्राह्मण के अलावा एक महिला और एक दलित चेहरा भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिल्कुल हम लोग सुबह से जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं कि जो है इस समय जो है नई तीरथ की जो कैबिनेट है उसमें जो है क्षेत्रीय समीकरण, जातीय समीकरण, महिला का, ओबीसी का तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना है। और इस मामले को लगातार जिस तरीके से हमारे रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता बता रहे थे, उनसे एक बार फिर से बात करेंगे कि जो तमाम चीज़ें हैं वो किस तरीके से जो है सरकार के बीच में ये लाना है कि किस तरीके से गढ़वाल मंडल को, कुमाऊं मंडल को, युवा चेहराओं को, महिलाओं को, SC ST OBC वर्ग को संतुष्ट करने का काम करना है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती होगी तीरथ सिंह रावत के सामने, उन्हीं से सीधे जानते हैं। जो गौरव, आपसे जानेंगे किस तरीके से जो 11 मंत्री पद लेंगे, गढ़वाल को भी देखना है, कुमाऊं को भी देखना है, ब्राह्मण को भी साधना है, क्षत्रिय को भी सामने, हालांकि लिस्ट लगभग न्यूज इंडिया सुबह से अपने दर्शकों को बताता रहा है। तो आप क्या कहते हो कि किस तरीके से आपको लगता है कि साध लेंगे? देखिए भूपेंद्र जी, सबसे पहले एक बात ये समझनी होगी और बहुत ही आश्चर्यजनक है और शायद 2 दशक की आपकी पत्रकारिता का अनुभव है, अब तक देखने को नहीं मिला। पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य का मुखिया बदल गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली वो व्यक्ति गया जिसको इस्तीफा देना था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो व्यक्ति दिल्ली से आया जिसको कमान संभालनी है। और उसके बाद पिछले 48 घंटे में मैं ये देख रहा था कि तीरथ सिंह रावत कब जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी को पुष्पगुच्छ देने, नड्डा जी को पुष्पगुच्छ देने, आपके अमित शाह को पुष्पगुच्छ देने, मगर नहीं गए। आप सोचिए स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग कितनी गजब है, ऑपरेशन क्लीन उत्तराखंड से कितना गजब है, नेशनल लेवल पर किस तरीके का उदाहरण दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि हम लोग मंत्रिमंडल में ये लगातार कयास लगा रहे थे, क्या शॉकिंग होगा मंत्रिमंडल बदलना, किस तरीके की जानकारी आएगी। मैं अपने दर्शकों को बेहद जिम्मेदारी से बता दूं कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक गोपन विभाग की चिट्ठी नहीं मिली है किसी को। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रदेश संगठन मंत्री जो अजय जी हैं वो व्यक्तिगत फोन कर राज्यपाल भवन आने का निमंत्रण दे रहे हैं। यानी अभी तक, हालांकि बहुत सारे कयास, बहुत सारी धूल छट गई है मंत्रिमंडल में नामों को लेकर, मगर सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि अभी ऑफिशियल तौर पर नाम राजभवन में, सीएम के पास और अजय जी के पास है। मगर मैं फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी भी जो फॉर्मूला और जो लगभग बात निकल कर आई है, क्योंकि पुष्ट खबर, ऑफिशियल खबर वही होगी जब आप राजभवन में देखेंगे और सब लोग शपथ ले रहे होंगे, मगर पूरी की पूरी कैबिनेट को रिपीट किया जा रहा है। जो राज्य मंत्री थे उनको भी रिपीट किया जा रहा है। ताबड़तोड़ आप देखिए, कल मदन कौशिक दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद लौटकर आते हैं तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। ऑफिशियल लेटर भी उनका इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मौजूदा समय में 4 नाम मेरे पास जो हैं, आपके पास जो हैं, और जो हमने अपने टीवी चैनल पर बताए भी हैं कि बंसीधर भगत का रातों रात प्रमोशन में कहूंगा इसे, और इसे यूपी से भी जोड़ूंगा। यूपी में भी एक फॉर्मूला किया गया कि चुनाव खूब लड़वाया केशव प्रसाद मौर्य ने, उसके बाद वो योगी सरकार में आ गए। बंसीधर भगत 3 साल कुछ नहीं बनाए गए त्रिवेंद्र सरकार में, बहुत वरिष्ठ मंत्री थे। 1 साल उनको पूरा कार्यकाल, जैसे जगत प्रकाश नड्डा का पूरा हुआ, बंसीधर भगत का पूरा हो गया। और आज उनको, शायद उनको भी रात तक नहीं पता होगा वो मंत्री बन रहे हैं। और मदन कौशिक का चेंज और बंसीधर भगत हाई प्रोफाइल, हाई वेट के मंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि आज विभागों का मुझे नहीं लगता है कि आज इतने फास्ट होंगे तीरथ जी कि शपथ के बाद शाम तक विभाग भी बांट दें।
विभाग के लिए शायद एक का दिन रुकना पड़ेगा, मगर ये सही है कि बंशीधर भगत, बिशन सिंह चुफाल, यतेश्वरानंद और मनोज भट्ट, ये 4 नाम जो अभी पूरी तरीके से आए हैं कि यही लोग शपथ लेने जा रहे हैं, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं। भूपेन जी, एक चीज और देखनी होगी, कितने कैबिनेट मंत्री बनेंगे, स्वतंत्र प्रभार कौन बनेगा, और इस बार फिर से कौन रह जाएगा। जैसे धन सिंह रावत हैं, धन सिंह रावत का नाम मुख्यमंत्री के लिए चल रहा था, मगर अब वो प्रमोशन होगा नहीं होगा उनका। इस समय मेरी कई सारे मंत्रियों से बात हुई, उनका कहना है कि हमारा प्रमोशन हो रहा है, कम से कम रात से अब तक में ये सांस तो आ गई कि साहब शपथ लेने जा रहे हैं। प्रमोशन क्या होगा, डिमोशन क्या होगा, कुछ मिनटों में सामने आ जाएगा। तो देखिए, आप जिस तरीके से गौरव बता रहे थे कि जो है तमाम जो दुख है अभी भी बरकरार है, जैसे जैसे जो है समय बीत रहा है वैसे वैसे जो है, और अभी जो है हालांकि अभी ऑफिशियल जानकारी जो है कहीं से गोपन विभाग की तरफ से किसी भी विधायक को पत्र नहीं दिया गया कि आपको शपथ ले ली है। संगठन की तरफ से जो है वो केवल एक फोन जा रहा है तमाम विधायकों को कि आपको जो है आना है 4 बजे 5 बजे के आसपास, आप शपथ लेंगे राजभवन में। लेकिन इस बात को देखिए, सबसे और उमंग यहाँ पे समझना होगा कि जिस तरीके से सेंट्रल की राजनीति ने, शीर्ष नेताओं ने एक पूरा सिस्टम को चलाया, कैसे एक एक दखलंदाजी करके प्रदेश का कहीं से कहीं तक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई दे रहा। प्रदेश के किसी भी नेता को कुछ नहीं पता चल रहा है। अभी तक त्रिवेंद्र सिंह रावत जाते हैं यहाँ पे, उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं वहाँ हम केवल मंत्री पद भरने के लिए बात करने गए थे, वहाँ से लौट कर आते हैं, यहाँ इस्तीफा सौंप देते हैं। बंशीधर भगत है, वो यहाँ पे कहते हैं कि हमें पता नहीं कि कौन मंत्री बनाया जाएगा, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के एकदम बिल्कुल शांत रहते हैं। मीडिया लगातार 4-5 नाम चलाता है, उसमें से नाम एकदम से नया निकल के आता है कि मुख्यमंत्री के जो है तीरथ सिंह रावत अब नए मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड की राजनीति पे सेंट्रल की एकदम पैनी निगाह है, और जो सेंट्रल चाह रहा है सेम वैसा का वैसा यहाँ पे पल प्रतिपल वही घट रहा है। चाहे वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा करवाना हो, चाहे नए मुख्यमंत्री के नाम का चयन करना हो, चाहे बंशीधर भगत प्रदेश अध्यक्ष को हटा करके बदन कौशिक को ये जिम्मेदारी देनी हो, तो एक तरीके से जैसे अभी गौरव गुप्ता साफ साफ कह रहे थे कि अभी केवल ऑफिशियल जानकारी कहीं से कहीं तक की नहीं आई है। केवल जो है केवल जो संगठन महामंत्री अजय कुमार है वही बता रहे हैं, तो वो अभी तक का उनकी तरफ से फोन जा रहा है विधायकों के कि आपको पहुंचना है। तो आधिकारिक पुष्टि जो है थोड़ी ही देर में हो जाएगी, जब उनके पास गोपन विभाग की तरफ से पत्र चला जाएगा कि आपको है। और अभी सही बात है कि अगर तीरथ सिंह रावत को अगर मजबूती के साथ काम करना तो उनके पास समय बहुत कम है, और करीब 24 घंटे में 18 घंटे योगी सरकार की तरह काम करना पड़ेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह काम करना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता जी ने बताया कि लगातार जैसे जो है अगर इतनी तेजी नहीं दिखाएंगे वो, तो कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आज मंत्री पद भर दिए जाते हैं तो शाम तक का मंत्री कौन कौन से विभाग किस किस मंत्री को दिए गए हैं उसमें देरी होती है। क्योंकि बिल्कुल भूपेन जी, माफ कीजिएगा बीच में इंटरप्ट मैं आपको कर रहा हूं। आपने अभी विभागों का नाम लिया और गौरव जी भी बात कर रहे थे कि अभी ये क्लियर नहीं है कि मंत्रिमंडल की जो आज शपथ ग्रहण समारोह होना है वो तो होगा ही, लेकिन विभाग भी क्या आज ही बांट दिए जाएंगे, उस पर भी अभी काफी हम कह सकते हैं कि इंतजार हमें करना पड़ सकता है। और विभागों की अगर बात करें, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोक निर्माण, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, ऊर्जा सहित करीब 40 से 45 विभाग अपने पास में रख रखे थे, और इस बात को लेकर भी काफी नाराजगी थी अंदर ही अंदर। लेकिन अब जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है तो कुछ प्रमुख विभागों के यहां पर नाम हमारे पास सामने आए हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। और संभावित जो ये 11 लोग हैं, इनमें से किसको क्या क्या विभाग मिल सकता है, या फिर इन विभागों के लिए फिर से कुछ दिन बाद हम नया मंत्रिमंडलीय विस्तार देख सकते हैं, या तीरथ सिंह रावत जी अपने खुद के पास में कौन कौन से विभाग रखते हैं। कुछ विभागों के नाम यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा: लोक निर्माण विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यटन, पंचायत, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, सहकारिता जैसे विभागों के लिए सुना भी जाता है कि काफी लॉबिंग भी होती है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, और गौरव जी क्या कुछ प्रकाश इस पर डालना चाहेंगे? देखिए उमंग, बिल्कुल सही कहा कि जो है कम से कम 1 दर्जन ऐसे होते हैं जिसे कहा जाता है मलाईदार पद, मलाईदार विभाग, वहाँ पे उस पर किसकी लगाम रहेगी, किसका रहेगा। देखिए PWD हो गया, जिन विभागों में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कह लीजिए, या जिसमें कह लीजिए मनमर्जी चलती है, या जिसमें वाकई में पैसे का काफ़ी जो है आर्थिकी का लेन देन होता है, तमाम चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, वो 1 दर्जन के आसपास ऐसे विभाग है। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण विभाग सूचना विभाग भी हो जाता है, क्योंकि सूचना विभाग वो विभाग है जहाँ से सरकार की छवि, मुख्यमंत्री की छवि और वहाँ के एक एक मंत्री की छवि सरकार जनता के बीच में सीधी जाती है। जो सरकार के काम है या मंत्री के काम है, विभागों के काम है,
उनकी जो है एक किस तरीके की छाया है वो एक तरीके से सूचना विभाग जनता के बीच में लेके जाता है। तो ये और PWD विभाग हो जाता है, उद्योग विभाग हो जाता है। उत्तराखंड के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है 65% हिस्से पर भूभाग पर केवल जंगली जंगल है, वन है। तो वन उस लिहाज से वन विभाग यहाँ मजबूत हो जाता है कि ये वन विभाग सबसे बड़ा हो जाता है। माइनिंग के माध्यम से यहाँ हजारों लाखों लोग यहाँ रोजगार पाते हैं और एक सरकार की आय का सबसे बड़ा जरिया वही है, राजस्व विभाग को राजस्व देता है। तो वो उस हिसाब से जो है खनन विभाग यहाँ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही साथ आबकारी का भी जो है, पहाड़ी प्रदेश है तो यहाँ पे थोड़ा आबकारी का भी चलन ज़्यादा है, तो उसके चलते जो सबसे बड़ा एक आर्थिकी देता है, जो सरकार के खजाने को भरता है, वो जो है आबकारी विभाग है। तो ये 3-4 विभाग, सूचना विभाग हो गया, PWD विभाग हो गया, आबकारी विभाग हो गया, खनन विभाग हो गया, राजस्व विभाग हो गया और उसके अलावा गृह विभाग हो गया। करीब ये आधा दर्जन विभाग ऐसे हैं कि जिनसे सीधा जो इस पर सीधा इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन हम पिछली सरकारों में देखें, अगर भारतीय जनता पार्टी के, तो बंशीधर भगत के पास वन एवं जो है खनन विभाग था, उसके बाद जो है उनके पास उद्योग मंत्रालय आया और उससे पहले जो PWD के विभाग था वो अभी मुख्यमंत्री रखे हुए थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत रखेंगे हुए थे, क्योंकि तमाम सड़कों का जाल बिछाने का काम, अधिकारियों से सीधे बातचीत करने का काम और उस पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम कुछ सीधे मुख्यमंत्री करते हैं, तो जिम्मेदारी बन जाती है, तो वो रखे हुए थे अपने पास में। तो ऐसे ये तमाम विभाग है, इनको लेकर के तो अब ये मुख्यमंत्री अभी जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है इनको लेकर के लॉबिंग भी होने लगेगी। लेकिन जो व्यक्तिगत मेरा अपना मानना है कि कहीं ना कहीं ये सेंट्रल की तरफ से लगभग फाइनल कर दिया गया होगा कि ये जो है किस विभाग, किस व्यक्ति को, किस मंत्री को कौन से विभाग दिए जाए और उसकी घोषणा थोड़े ही समय बाद अभी हो सकता है जैसे शपथ होगी कर दी जाएगी। बिल्कुल यानी कि भूपेंद्र जी बिल्कुल साफ है कि उत्तराखंड के मामलों में अब केंद्र किसी भी प्रकार की कोई रिस्क यहां पर नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो केंद्र भी देख चुका है राजस्थान और मध्य प्रदेश में उन्हें क्या कुछ देखना पड़ा था, तो अब ऐसा केंद्र भी नहीं चाहता होगा। इसलिए विशेष तौर पर उत्तराखंड में, क्योंकि 10 महीने के बाद में चुनाव देख रहे हैं, चुनावी रणक्षेत्र सजने वाला है, तो ऐसे में अब केंद्र खुद भी नहीं चाहेगा किसी प्रकार की रिस्क लेना, इसलिए सभी महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र की तरफ से ही यहां पर किए जा रहे हैं। फिलहाल अब कुछ ही घंटों बाद यह भी साफ हो जाएगा कि जो संभावित चेहरे न्यूज इंडिया ने अपने दर्शकों को दिखाए सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास में है, क्या वही मंत्री होंगे या नहीं, यह भी एक देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप हमारे साथ आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में सियासी घमासान के बीच तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री के बाद से सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि तीरथ सिंह रावत के टीम में किन नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और किन पुराने मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होगी। तो ऐसे में खबरें सामने आ रही है कि शाम 5 बजे राजभवन में 11 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। तो वही सूत्रों के हवाले से खबरें सामने हैं कि तीरथ कैबिनेट में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मदन कौशिक और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को एक अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। तो पौड़ी जनपद में आबकारी विभाग ने नए वित्तीय वर्ष में 134 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने के रखे गए लक्ष्य में से 130 करोड़ रुपए का राजस्व जुटा लिया है। जनपद की 42 शराब की दुकानों में से 29 ई टेंडरिंग के जरिए अलॉट कर दी गई और बाकी बची 3 दुकानें पहले आओ पहले पाओ योजना के आधार पर 10 दिनों के अंदर आवंटित की जाएंगी। डीएम डॉक्टर विजय कुमार जोगंदड़े ने आवंटित शराब की दुकानों पर सीसीटीवी कैमरों सहित अन्य आवश्यक नियमों को पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। कार्यालय के माध्यम से दुकानों का सेटलमेंट की प्रक्रिया पूर्ण कर लिया है। आज सेकंड चरण का कार्यक्रम हुआ था, आज तकनीकी बिड खोलने का कार्यक्रम था। अभी तक जनपद के 42 दुकानों में से 39 दुकानों का उठान की प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है। अभी वित्तीय बिड खोलने की कार्रवाई जो है कल सुबह 11 बजे प्रारंभ किया जाएगा, जिनका आज तकनीकी बिड खोला गया है उन दुकानों के लिए। अभी तक का जो राजस्व प्राप्त हुआ है जनपद पौड़ी गढ़वाल के लिए आबकारी विभाग के माध्यम से 134 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष 130 करोड़ का लक्ष्य हमारा अभी तक प्राप्त हो गया है। तो वह नैनीताल में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के मकसद से S3 फाउंडेशन की ओर से स्वयं सहायता समूहों को 2 दिवसीय बुरांश जूस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से
25 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षक राम सिंह बिष्ट द्वारा बुरांश के फूल से जूस बनाने की विस्तृत जानकारी देने के साथ ही जूस बनाना भी सिखाया गया। तो वहीं प्रशिक्षक ने बताया कि आगे भी इन महिलाओं को अचार, मुरब्बा और फलों का जूस बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि महिलाएं अपना घरेलू कार्य पूरा करने के बाद स्वयं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बन सके। तो वहीं जूस बनाने का प्रशिक्षण ले रही महिलाओं का कहना है कि इस तरीके के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिलने के साथ ही स्वरोजगार करने में भी मदद मिलेगी। में यहाँ पर S3 फाउंडेशन की तरफ से बुरास का जूस बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है जो कैंट में आयोजित की गई हुई है। इससे हमें यहाँ पर को बुरास का जूस कैसे बनाया जाता है, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। की महिलाओं को हम प्रशिक्षण दे रहे हैं और इनको हमने कल बुरास का स्क्वैश बनाना सिखाया और अभी आज भी सिखाएंगे और बाकी इनको और चीज़ भी सिखाएंगे। जैसे माल्टा है, नींबू है, आंवला अगर ये कहेंगे आंवले का बनाएंगे, गोभी, गाजर, शलजम इसका अचार बनाना सिखाएंगे, आम का अचार बनाना सिखाएंगे और ये हमसे जुड़े रहें, बेरोजगार हैं, इससे कुछ समाधान हो सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम जानकारियों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।